जय हिंद प्यारे साथियों, भारतीय बैच में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस सीरीज़ में हम लगातार आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं और हमारे साथी भी जो है आपको वीडियो लगातार प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आपको साइंस, मैथ, रीजनिंग और जीके सभी के सभी जो है वीडियो आपको लगातार मिल रहे होंगे। तो उसी कड़ी में आज आपके सामने फिर एक बार इतिहास लेकर आया हूँ और इसमें आज इतिहास के चैप्टर को हम देखने वाले हैं और जो हम एनसीईआरटी बेस्ड पर आधारित होते हैं हमारे सारे के सारे क्वेश्चन, और हम 6 to 12 एनसीईआरटी को ध्यान में रखकर चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। और उसी क्रम में हमारी आज की जो क्लास है वो चैप्टर नंबर आपको देखने को मिल रहा होगा 7। तो ये जो 7 चैप्टर नंबर है आपका, इसी 7 चैप्टर से ही आपको सारे के सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसका नाम है अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। तो इसी चैप्टर से आपको सारे के सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बेस्ड हैं और क्लास 6 हिस्ट्री के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और ये सीरीज़ बहुत ही ज़बरदस्त चल रही है, जिसको बहुत लोग लाइक भी कर रहे हैं। तो आप जो है फटाफट जुड़ जाइए और हमारे साथ और अपनी तैयारी को और बेहतरीन बनाइए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आपको देखने को मिल रहा होगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना लगभग कितने वर्षों पूर्व हुई थी? तो आपको बताना है कि जो मौर्य साम्राज्य था भारतीय इतिहास में, उसकी स्थापना कितने वर्ष पूर्व हुई थी? तो देखा जाए तो यहाँ पे जो विकल्प दिए गए हैं 2000 वर्ष पूर्व, 2300 वर्ष पूर्व, या फिर 2500 वर्ष पूर्व, या फिर 3000 वर्ष पूर्व। तो जैसा कि जानते हैं मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी उसको किसने किया था? उसको किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और कब किया था? 325 ईसा पूर्व। ठीक है, 325 ईसा पूर्व। और इसको देखा जाए तो अगर आज के परिपेक्ष से देखा जाएगा तो ये लगभग आपको आएगा ऑप्शन नंबर जो बी हमारा है 23 वर्ष पूर्व। तो यही विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के परिपेक्ष से देखेंगे तो 2000 वर्ष वर्तमान समय में और 325 उसके पहले देखेंगे तो लगभग ये 23 वर्ष पूर्व जो ऑप्शन है वही क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कौटिल्य द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो कौटिल्य जैसा जानते हैं भारत के महान व्यक्ति थे और उन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक का नाम आपको बताना है क्या? अष्टाध्यायी था, अर्थशास्त्र था, या मालविका निमित्तम, या अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका निमित्तम और या अष्टाध्यायी या फिर अर्थशास्त्र, इनमें से कौन सी किताब जो है, कौन सी पुस्तक जो है कौटिल्य ने लिखी थी? अर्थात जिसको हम विष्णुगुप्त या चाणक्य के नाम से भी जानते हैं कौटिल्य को। तो इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? तो अष्टाध्यायी तो जानते हैं किसने लिखी थी? अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखी है। इसको किसने लिखा है? इसको पाणिनि ने लिखा है। और ये जो हमारी दो पुस्तकें हैं मालविका निमित्तम और अभिज्ञान शाकुंतलम, इसको किसने लिखा है? इसको महाकवि कालिदास ने लिखा है। तो कौटिल्य के द्वारा लिखी पुस्तक का नाम क्या है? कौटिल्य के द्वारा लिखी पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र पुस्तक है, लेकिन ये अर्थशास्त्र की पुस्तक नहीं है, ये है राजनीति से संबंधित। इसका नाम अर्थशास्त्र है लेकिन ये राजनीति से संबंधित पुस्तक है। और किसके द्वारा लिखी गई थी? ये पुस्तक लिखी गई है कौटिल्य के द्वारा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए, अब आपको यहाँ पर देखना है तीसरा प्रश्न और इसका आंसर जो है विकल्प के अनुसार आपको देना है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, इन राजाओं का सही वंशानुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो महत्वपूर्ण थे 3 ही राजा थे, जिनमें आपको देखने को मिलेगा चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद उसके जो बेटे थे ठीक है, जिनका नाम बिंदुसार था, उसके बाद अशोक। तो इन्हीं का आपको काल का वंशानुक्रम ठीक है किस अनुसार था, पहले कौन आया, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, ठीक है, इसी को बताना है। सबसे पहले देखिए, तो सबसे पहले जो गद्दी पे बैठे थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य सबसे पहले गद्दी पे बैठे, ऐसा को 325 ईसा पूर्व। उसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं, इनके पुत्र का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम था बिंदुसार। ठीक है, और बिंदुसार के पुत्र का नाम था अशोक। तो ये है आपका वंशानुक्रम। ठीक है,
तो यही वंशानुक्रम है। पहले पे आएंगे चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरे पे बिंदुसार, तीसरे पे अशोक। तो कौन सा विकल्प आपको देखने को मिल रहा है? तो देखिए यहाँ पर तो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, ठीक है, पहला ऑप्शन। लेकिन दूसरे पर अशोक नहीं रहेंगे, अशोक तीसरे पर आएंगे, ठीक है। यहाँ अशोक पहले पे है, ये गलत है। बिंदुसार पहले पे, ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वही क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर डी। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कौन सा है? तो आपके सामने बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, मौर्य साम्राज्य की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी जो थी वो मौर्य साम्राज्य की थी, ठीक है। इसमें बताना है 4 राजधानियाँ दी गई हैं, तो कौन सी थी? उज्जैन थी, तक्षशिला थी, सांची थी या फिर पाटलिपुत्र, ठीक है। तो इसमें कौन सी राजधानी थी मौर्य साम्राज्य की? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी देखिए इसमें कौन सी थी? तो इसमें जो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी ये थी, मौर्य साम्राज्य जानते हैं मगध, जो मगध महाजनपद था वहीं पर थी मौर्य साम्राज्य फैला हुआ था। और इसकी राजधानी क्या थी मौर्य साम्राज्य की? तो ये थी पाटलिपुत्र, ठीक है, इसे हम पटना के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट आंसर, ठीक है। और उज्जैन तो अवंत की राजधानी थी जैसा जानते हैं। और ये तक्षशिला तो ये किसकी थी? ये तो पाकिस्तान क्षेत्र में है। और ये आप देखेंगे तो किसकी राजधानी थी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और सांची तो एक बौद्ध धर्म का एक स्थान है, ठीक है, स्तूप बना है जहाँ बौद्धों का, तो ये तो स्थान है, यहाँ पे कोई किसी की राजधानी नहीं थी। तो तक्षशिला किसकी राजधानी थी? मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में 16 महाजनपदों और उनकी राजधानियों के बारे में बताया था। तो आपको बताना है कि जो तक्षशिला है वो किस महाजनपद की राजधानी थी, ठीक है। फटाफट आंसर करके बताइएगा। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, अशोक के शिलालेख निम्नलिखित में किन स्थानों पर प्राप्त हुए हैं? ठीक है, अशोक ने अपने जीवन में बहुत सारे शिलालेखों को जो है लिखवाया था, ठीक है। और वो शिलालेख जो है कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं हमें बताना है। इस प्रश्न को आपको देखिए यहाँ पर दिया गया है और विकल्प आपको यहाँ पर नीचे दिए गए हैं। कोड की सहायता से आपको बताना है कि कौन कौन से स्थान पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। तो देखिए कंधार में प्राप्त हुआ है, और ब्रह्मगिरी, जोगढ़, गिरनार, लुम्बिनी, ठीक है। तो इन देखा जाए तो इन सभी स्थानों से, ठीक है, इन सभी स्थानों से आपको अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं, देखने को मिलेंगे। तो इस हिसाब से जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है 1 2 3 4 5 अर्थात सभी, ठीक है, उपयुक्त तो सभी स्थानों से अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रश्न का एकदम सही और सटीक विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर डी, जिसमें आपको लिखा है 1 2 3 4 एंड 5। तो सभी के सभी स्थानों पर कंधार से भी, ब्रह्मगिरी से भी, जोगढ़ से भी और गिरनार और लुम्बिनी से भी अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न फटाफट इसका आंसर दे दीजिए। चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ठीक है, उसका नाम क्या था? आपको बताना है कि चंद्रगुप्त दरबार में पश्चिमी एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत आया था, ठीक है। वहाँ पर सेल्यूकस निकेटर ने एक राजदूत भेजा था, उसका नाम बताना है आपको। उसका नाम क्या था? चंद्रगुप्त के दरबार में जो रहता था, ठीक है, उसका नाम बताना है आपको। उसका नाम मेगास्थनीज था, डिमेकस या डायमेकस था, फाहियान था या फिर वेनसोंग। तो बताना है इसमें कौन सा विकल्प इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर फाहियान आया था चंद्रगुप्त के दरबार में आया था, लेकिन वो चंद्रगुप्त मौर्य नहीं थे, वो थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक है। तो फाहियान किसके दरबार में आया था? ये आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक है, विक्रमादित्य के दरबार में आया था। और वेनसोंग तो पता होगा, ये राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था दरबार में। और डिमेकस आपको बताना कमेंट बॉक्स में। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? मेगास्थनीज, ठीक है।
मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और इसने एक पुस्तक लिखी थी, ठीक है, उस पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका। इंडिका इसकी पुस्तक का नाम है। इसमें इसने मौर्य साम्राज्य के बारे में बहुत सारी चीज़ों का वर्णन किया है। तो आई होप कि आपको ये प्रश्न का आंसर जो है एकदम समझ में आया होगा और इसका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प नंबर 1 मेगास्थनीज। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 7। आपको बताना है इसका आंसर। क्वेश्चन को पढ़िए एकदम अच्छे ढंग से, उसके बाद इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन है, अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए आधिकारिक नियुक्तियाँ की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो आपको बताना है इसमें कि अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए, ठीक है, तो कलिंग युद्ध के बाद जानते हैं कि अशोक का हृदय एकदम परिवर्तित हो गया था, ठीक है, और उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। और इसी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए वह जो है जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए उसने कुछ अधिकारियों को नियुक्त किया था। उन अधिकारियों को क्या कहा जाता था? आपको बताना है कि धम्याधिकारी कहा जाता था, या फिर धम्म गुरु कहा जाता था, या धम्म महामात्य, या फिर धम्म अमात्य। तो इस प्रश्न का बताना है आपको सही आंसर क्या है। इस प्रश्न का अगर देखा जाए विकल्प के अनुसार तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा धम्म महामात्य। तो धम्म महामात्य कहा जाता था उन अधिकारियों को जिसको अशोक ने शिक्षा देने के लिए क्या किया था? नियुक्त किया था। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 देखिए और इस प्रश्न का सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए। आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों में निम्नलिखित में से किस लिपि से उत्पन्न हुई? ठीक है, आपको बताना है कि जो आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ आपको देखने को मिल रही हैं आज के समय, ठीक है, खोज करने पर वो सैकड़ों वर्षों में, ठीक है, निम्नलिखित में से किस लिपि से उत्पन्न हुई हैं? तो बताना है आपको देवनागरी से, तमिल से, ब्राह्मी से, या बांग्ला से, ठीक है। तो देखते हैं देवनागरी लिपि जो है ये तो आधुनिक समय की लिपि है, और देखा जाए तमिल भी और बांग्ला भी, ठीक है, ये सब लिपियाँ आधुनिक समय की हैं। जबकि ब्राह्मी जो हमारी लिपि है, ठीक है, ये बहुत प्राचीन लिपि है और इसी लिपियों मतलब यही लिपि से आज जो है आज की लिपियाँ जो है उत्पन्न हुई हैं। तो इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि, ठीक है। तो आधुनिक भारत की जितनी लिपियाँ आप देख रहे हैं, ठीक है, उस पिछले सैकड़ों वर्षों में आप देख रहे हो वो किस लिपि से उत्पन्न हुई है? वो ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई है। इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा विकल्प नंबर सी अर्थात ब्राह्मी लिपि। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9, मौर्य साम्राज्य का पतन लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ? तो फटाफट बताना है कि मौर्य वंश का जो है पतन कर सकते हैं, ठीक है, मौर्य वंश का पतन लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था आपको बताना है। तो इसका आंसर देखिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर देखा जाए तो 2200 ईसा पूर्व, या फिर 1500 ईसा पूर्व, 1000 या फिर 2000 ईसा पूर्व। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2200 ईसा पूर्व, क्योंकि अशोक के बाद उसके उत्तराधिकारी जो है उतने सक्षम नहीं हुए और मौर्य वंश का जो है विघटन, जो मौर्य वंश का पतन जो है बहुत तेज़ी से हो गया, ठीक है। तो लगभग 2000 वर्ष पूर्व जो है मौर्य वंश 2200 वर्ष पूर्व अर्थात 2200 वर्ष पूर्व जो है मौर्य वंश का लगभग क्या हो गया? पतन हो गया। आज के परिवेश से देखा जाए तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है और ये बहुत ही शानदार प्रश्न है। आपको बताना है कि चीन की दीवार का निर्माण कार्य लगभग कितने वर्ष पूर्व शुरू हुआ था? तो कितने वर्ष पूर्व शुरू हुआ था इसको बताना है आपको कि चीन की दीवार का निर्माण कितने वर्ष पूर्व शुरू हुआ था। तो ऑप्शन है 2000 वर्ष पूर्व, 2400 वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व, या 3000 वर्ष पूर्व। तो देखा जाए तो इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर है 2000 वर्ष पूर्व। 2000 वर्ष पूर्व जो है चीन की दीवार का निर्माण एकदम करेक्ट आंसर है। तो इस प्रश्न का एकदम सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है।
अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 11। चीन की दीवार के निर्माण में कितना समय लगा? तो चीन की दीवार के निर्माण में आपको कितना समय लगा था? देखिए इसमें लगा था आपका समय 2000 वर्ष, 200 वर्ष, 100 वर्ष या फिर 1500 वर्ष। तो इसमें विकल्प नंबर ए जो है वही क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो चीन की दीवार के निर्माण में लगभग 2000 वर्ष लगा था। ठीक है, इसका निर्माण जैसा आप चीन की दीवार देख रहे हैं तो इसका निर्माण एक ही राजा ने नहीं करवाया था, अलग अलग शासकों ने अलग अलग समय पर जो है इसका निर्माण धीरे धीरे करवाया था। ठीक है, तो ये दीवार जो है एक ही राजा के द्वारा नहीं बनाई गई थी, तो इसका निर्माण लगभग 2000 वर्षों में देखने को मिलेगा आपको। इसका निर्माण जो है 2000 वर्षों में हुआ था। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार है, इसको आपको मैच करना है, मिलान करना है और मिलान करके विकल्प के अनुसार उत्तर देना है कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए मौर्य साम्राज्य के शिलालेखों को उनकी प्राप्त से सम्मिलित कीजिए। तो मौर्य साम्राज्य के जो शिलालेख थे वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, उनके स्थलों को मिलाइए। आप दिए गए सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कर सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर को चुनिए। आपको बताना है कि विकल्प कौन सा हमारा सही हो जाएगा। पहले आप इसको जो है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। पहला है शिलालेख, इधर है प्राप्त स्थान। तो शिलालेख देखिए कौन से शिलालेख कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए सबसे पहला देखिए, पहला है मान सेहरान कहाँ से प्राप्त हुआ था शिलालेख। कालसी देखिए कहाँ से प्राप्त हुआ, गिरनार और शहबाज गढ़ी। तो ये देखिए दो आपको पाकिस्तान में देखने को मिल रहे होंगे, 2 स्थल और 2 स्थल भारत में हैं। तो देखिए गिरनार जानते हैं, गिरनार तो एकदम करेक्ट, तो आपको पता ही होगा। तो गिरनार कहाँ पे, गुजरात में है। तो दूसरे का क्या हो जाएगा, दूसरे का सी हो जाएगा। दूसरे का हो जाएगा, दूसरे का सी, अर्थात सी जो हमारा हो जाएगा वो दूसरे नंबर पर चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद कालसी देखिए, कालसी भी भारत में ही है। भारत में कहाँ पर है, तो ये देहरादून में है। ठीक है, तो दूसरे का हो जाएगा 1। उसके बाद शहबाज गढ़ी पाकिस्तान में है और मान सेहरान भी पाकिस्तान में है। लेकिन पाकिस्तान में आप देखना है कहाँ पर है। तो शहबाज गढ़ी जो है वो है पेशावर में। ठीक है, पेशावर में है, पेशावर पाकिस्तान। और विकल्प 1 बचता है तो ये इसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा हजारा पाकिस्तान। ठीक है, तो इस सूची को तो हमने मिला दिया। अब इसके अनुसार बताना है कि कौन सा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। तो पहले का चौथा होना चाहिए, पहले का चौथा 2 में है, अर्थात तो ये दोनों तो कट गए, पहला दूसरा। तो ये तो तीसरा सही हो गया था, चौथा। लेकिन दूसरा भी देख लेते हैं, दूसरे में 1, तो पहले में 4 और दूसरे का क्या हो जाएगा 1। तो पहले में 4, दूसरे में 1। ऑप्शन नंबर डी ही हमारा क्या हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। इस प्रश्न का जो एकदम करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम सही उत्तर है इस प्रश्न का। आप भी जो है इसको एकदम अच्छे से ढंग से जो है नोट कर लीजिए, ताकि आपको जो है कोई परेशानी ना हो। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा क्या है इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए आपका ये अंतिम प्रश्न और ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क का है। तो इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़िए और इसका आंसर जो है वीडियो के खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में दीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए प्रश्नों को पढ़ देते हैं। पहले कलिंग युद्ध के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो कलिंग युद्ध हुआ था, अशोक ने जो अपने जीवन में जो कलिंग युद्ध लड़ा था उसके विषय में आपको कुछ बातें यहाँ पर दी गई हैं, उसके बारे में बताना। अशोक ने राजा बनने के 8 साल बाद कलिंग विजय की। इस युद्ध में लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए थे। इस युद्ध में 1 लाख से अधिक लोग मारे गए थे। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नगर है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं, आपको विकल्प देखकर आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। आई होप कि पूरी की पूरी आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय जो है ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारी वीडियो को लगातार वॉच करते रहिए और अपनी तैयारी को, वन डे एग्ज़ाम की तैयारी को और भी बेहतरीन बनाते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।